Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 11th of August 2022, and I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. If you join this program, then you do not need to refer to any other source for the current affairs. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ऑफ पब्लिक ग्लेयर, इंडिया हेल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद नेटो, एग्री टू कीप द डायलॉग गोइंग। दिसंबर 12 2019 को न्यू दिल्ली और नेटो के बीच में टॉक्स होती हैं और ये टॉक्स पूरी तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल होती हैं, कोई भी यहाँ पर मिलिट्री या बायलैटरल कोऑपरेशन की बात नहीं की जाती है। अवे फ्रॉम पब्लिक ग्लेयर, न्यू दिल्ली हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विद द नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 2019 में टॉक्स होती हैं। नेटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलाइंस है 28 यूरोपियन कंट्रीज़ का, और 2 कंट्रीज़ इसमें नॉर्थ अमेरिका के हैं जो कि हैं यूएसए और कनाडा। तो 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में हैं। एंड द डायलॉग वॉज प्राइमरली पॉलिटिकल इन कैरेक्टर, और यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया था ऑन मिलिट्री या तो फिर किसी बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर। इंडिया टॉक विद नेटो होल्ड सिग्निफिकेंस गिवन दैट द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस हैज़ बीन इंगेजिंग बोथ चाइना एंड डायलॉग इन बायलैटरल डायलॉग। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, तो इंडिया भी अपने इश्यूज़ बताना चाहता था नेटो की, हमारे क्या इश्यूज़ है, कि आपने एक पर्सपेक्टिव तो सुन लिया, तो एक बार हमारा पर्सपेक्टिव सुनने की भी ज़रूरत है। तो अंटिल दिसंबर 2019 नेटो हैड हेल्ड 9 राउंड्स ऑफ टॉक्स विद बीजिंग। इन इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद नेटो, न्यू दिल्ली रियलाइज कि हमारा कॉमन ग्राउंड नहीं है। नेटो जो यहाँ पर सोचता है रशिया और तालिबान के बारे में, तो बेसिकली रशिया को ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट मानते थे कंपेयर टू चाइना, लेकिन हमारा ये नहीं है कि रशिया हमें नहीं लगता कि सबसे बड़ा थ्रेट है। स्पेशली इसके अलावा ये जो तालिबान है, तालिबान को ये एक पॉलिटिकल एंटिटी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इंडिया इसके फेवर में नहीं था कि तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो इन इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद नेटो, न्यू दिल्ली रियलाइज्ड इट डिड नॉट शेयर अ कॉमन ग्राउंड विद द ग्रुपिंग ऑन रशिया एंड द तालिबान, विद नेटोज व्यूज ऑन द चाइना ऑल्सो मिक्सड, क्योंकि ये चाइना को ये भी देखते थे कि चाइना एक थ्रेट की तरह भी है, लेकिन चाइना एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है। लेकिन इंडिया के लिए प्राइमरली चाइना एक थ्रेट ही है। तो जो क्वाड है वो यहाँ पर बीजिंग को काउंटर करता है यहाँ पर मेनली, लेकिन ऐसा नेटो का पर्सपेक्टिव नहीं था, इसीलिए हमारी बातचीत जो थी वो ज़्यादातर इश्यूज़ पर हमारा कॉमन ग्राउंड नहीं था। और भी यहाँ पर कुछ डिस्कशंस किए गए जो कि हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, चाइना के साथ नेटो की बातचीत चल रही थी। तो गवर्नमेंट सोर्सेस सेड वाज ऑफ द व्यू कि इंगेजिंग नेटो इन अ पॉलिटिकल डायलॉग वुड प्रोवाइड न्यू दिल्ली कि हम भी अपना बैलेंस दे सके कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इन नेटोज परसेप्शन अबाउट द सिचुएशन इन रीजन्स एंड इश्यूज ऑफ कंसर्न्स टू इंडिया। अदरवाइज द अलायंस एंगेजमेंट विद चाइना एंड पाकिस्तान सेपरेटली वुड लीव इट विद लॉप साइडेड पर्सपेक्टिव। तो अगर यहाँ पर नेटो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के ही पर्सपेक्टिव को जानता और इंडिया के पर्सपेक्टिव को नहीं जानता, तो बेसिकली यहाँ पर जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी लॉप साइडेड तरीके से बनता, इसीलिए इंडिया ने अपने भी यहाँ पर पर्सपेक्टिव बता दिए थे। इन नेटोज व्यू इंडिया गिवन इट्स जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन और यूनिक जो पर्सपेक्टिव है इंडिया के वेरियस इश्यूज के ऊपर, तो नेटो को भी लगा कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इट वॉज फेल्ट न्यू दिल्ली में कंसिडर प्रोपोजल्स एमेनेटिंग फ्रॉम द नेटो, और यहाँ पर बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की जा सकती है। इन न्यू दिल्लीज असेसमेंट देयर वॉज अ कन्वर्जेंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ इंडिया एंड नेटो ऑन चाइना टेररिज्म अफगानिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान रोल इन अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंट कहाँ पर थे पर्सपेक्टिव, तो फर्स्ट डायलॉग इट इज लर्न टू रिवील 3 क्रिटिकल इशूज। पहला फ्रॉम नेटोज पर्सपेक्टिव जो इनका बिगर थ्रेट था दैट वॉज नॉट चाइना, दैट वॉज रशिया, लेकिन हमारे लिए जो बिगर थ्रेट है दैट इज चाइना। तो फ्रॉम नेटोज पर्सपेक्टिव इट वॉज नॉट चाइना बट रशिया whose aggressive actions continue to be the main threat to Euro-Atlantic security। फिर दूसरा इनका ये कहना था कि चाइना जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर लेकर आता है, इसके अलावा थ्रेट्स तो हैं ही चाइना के साथ, लेकिन हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ वाले पॉइंट को नहीं मानते हैं। तो गिवन द डाइवर्जेंस अमंग नेटो कंट्रीज इट्स व्यू ऑन चाइना वाज सीन एज मिक्स्ड व्हाइल इट डिड डेलिब्रेट ऑन चाइनाज राइज, द कंक्लूजन वाज कि चाइना यहाँ पर एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। फिर अफगानिस्तान में यहाँ पर जो नेटो है वो तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह दिखता था, लेकिन इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो दिस वॉज ऑलमोस्ट 2 years बिफोर द तालिबान अनाउंस्ड इन इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली जो टॉक्स हुई थी ये 2019 में हुई थी। हाउएवर द इंडियन साइड फेल्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एज अ प्रिंसिपल एरिया ऑफ कॉन्वर्सेशन, जहां पर दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
तो फर्स्ट पेज पर ये नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया अलाउज मिक्स एंड मैच कॉर्बेवैक्स कैन बी यूज्ड एज थर्ड डोज। तो यहाँ पर इंडिया ने अप्रूवल दे दी है फॉर द हेट्रोलॉगस बूस्टर इन एडल्ट्स। अब हेट्रोलॉगस बूस्टर का क्या मतलब होता है, तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो 2 डोजेस लिए थे कोविड वैक्सीन के, वो आपने यहाँ पर कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए थे, लेकिन यहाँ पर आप थर्ड जो डोज है वो अगर आप कॉर्बेवैक्स की ले रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट वैक्सीन की ले रहे हो, तो उसको बोला जाएगा हेट्रोलॉगस। तो अलाउइंग द मिक्स एंड मैच ऑफ कोविड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंटर ऑन वेंसडे अप्रूव्ड हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ईज प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स, और इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है एज अ हेट्रोलॉगस बूस्टर इन एडल्ट्स। तो बेसिकली प्रिकॉशनरी डोज की तरह आप यहाँ पर कॉर्बेवैक्स को लगवा सकते हो, इससे पहले भले ही आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली हो। अब हम चलते हैं आगे, फेस टेक बिहाइंड दिल्ली राइट्स अरेस्ट। तो यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि फेशियल रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि सीसीटीवी से पहले देखा गया कि कौन यहाँ पर राइट्स में इन्वॉल्व था, फिर उसकी फोटो यहाँ पर डॉसियर के साथ मिलाई गई। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पहले सीसीटीवी में फोटो देखी, फिर उस पर्सन को बुलाया, सेम पोज उसके साथ दिलवाया गया, उसके बाद मैच किया जा रहा है मैक्सिमम एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए। तो ऑफिशियल आईडीज और स्टिल इमेजेस ऑफ फेसेस द पुलिस हैव ट्राइड टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी दिस टाइम बाय क्लिकिंग फोटोज ऑफ द अक्यूज्ड इन द सेम पोज। तो 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए थे, तब भी यहाँ पर पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा था कि आपने कोई डिटेल नहीं बताई कि टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी कितनी है और आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। लेकिन इस बार ये लोग यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोकल कोर्ट के परमिशन लेने की बात कर रहे हैं। तो दिस टाइम सोर्सेस सेड द क्राइम ब्रांच यूज्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम विद परमिशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट। अब हम आगे चलते हैं, मेक्सिकोस प्रेसिडेंट प्रपोजेस पीस पैनल, और इस पीस पैनल में उन्होंने कहा है कि 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसके अलावा पोप और यहाँ पर यूएन के चीफ। Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has said that he will propose to the UN कि एक कमीशन सेटअप की जाए comprising Prime Minister नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस एंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स एम्ड एट स्टॉपिंग वॉर। तो यहाँ पर 5 साल के लिए पूरी तरीके से ट्रूस हो, कोई भी वॉर ना हो, और वर्ल्ड पीस को यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, तो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस यू ललित। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित, और यहाँ पर जो जस्टिस एन वी रमना है, ही सेट टू रिटायर। नेक्स्ट है, मे नॉट बी एप्ट टू बी पार्ट ऑफ एससी पैनल ऑन पोल फ्रीबीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे जो कि डिस्कशन करेंगे फ्रीबीज के ऊपर कि फ्रीबीज को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी इसका एक मेंबर बनने को कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमारा किसी एक्सपर्ट पैनल में होना ठीक नहीं है। तो बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी प्रपोज टू बी सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सजेस्ट वेज कि कैसे यहाँ पर जो फ्रीबीज के प्रॉमिस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये कह रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हमें इसके अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, गहलोत क्लेम ट्राइस इन मर्डर आफ्टर रेप। तो यहाँ पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, इनका एक स्टेटमेंट ये था कि जो डेथ पेनल्टी है रेप के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो मोस्टली केसेस में क्या करता है कि उसको ये लगता है कि जो लड़की है वो कहीं गवाह ना बन जाए, कोई एविडेंस ना मिल जाए, तो वैसे में वो लड़की का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर लेकिन डेटा है वो ऐसा नहीं दिखाते हैं। डेटा कंपाइल्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑन रेप्स इन द कंट्री, स्पेसिफिकली मर्डर विद रेप, कि रेप के बाद जो मर्डर कर दिया जाता है, डू नॉट कंक्लूसिवली पॉइंट टू एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रेपिस्ट किलिंग देयर विक्टिम्स टू एलिमिनेट एविडेंस। तो ये नहीं देखा गया है जो रेपिस्ट हैं वो विक्टिम्स को मार देते हैं एविडेंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो ऐसा हमें डेटा से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू मर्डर विद रेप गैंग रेप डेटा मेंटेन्ड बाय द एनसीआरबी सिंस 2017, ऐसे क्राइम्स लेस देन 1% है जहाँ पर रेप करने के बाद मर्डर कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, मर्डर विद रेप कंप्राइज 0.6% 2017 में, फिर 0.85% 2018 में, 0.9% 2019 में, और 2020 में 0.8। तो बेसिकली यहाँ पर 1% से कम है। निर्भया गैंग रेप इंसिडेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, और जिस एक्ट में ये कहा गया था आईपीसी को अमेंड करके, तो एक्ट अमेंडेड द आईपीसी टू अलाउ डेथ पेनल्टी ओनली इन रेप केसेस, जहां पर ब्रुटैलिटी की वजह से डेथ हो जाती है या तो विक्टिम यहाँ पर पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। तो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में ये है कि जो पेशेंट यहाँ पर ब्रेन डेड हो चुका है, आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर विक्टिम जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या ब्रुटैलिटी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो रेपिस्ट होता है उसके लिए डेथ पेनल्टी था। तो एक्ट अमेंडेड द आईपीसी टू अलाउ डेथ पेनल्टी ओनली इन रेप केसेस जहाँ पर एकम्पनिंग ब्रुटैलिटी लीड्स टू डेथ और लीव्स द विक्टिम इन अ पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसके अलावा जो रिपीट ऑफेंडर्स के केस होते हैं उसमें यहाँ पर डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम चलते हैं आगे। ट्रंप रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चंस इन न्यूयॉर्क डिपोजिशन इन्वोक्स 5th अमेंडमेंट शील्ड। तो यहाँ पर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट क्या है,
द फिफ्थ अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज अ नंबर ऑफ राइट्स रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग्स, और इसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। तो शेल बी कंपेल्ड, नो वन शेल बी कंपेल्ड इन एनी क्रिमिनल केस टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो किसी को भी आप कंपेल नहीं कर सकते हो खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए इन क्रिमिनल केसेस। इन द मोस्ट डायरेक्ट सेंस दैट मीन्स क्रिमिनल डिफेंडेंट्स डू नॉट हैव टू गिव डैमनिंग टेस्टिमनी इन देयर ओन केसेस। तो किसी को आप उनके ही केस में टेस्टिमनी नहीं दिलवा सकते हो, बट इट हैज़ कम टू अप्लाई इन नॉन क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर ट्रम्प का केस है, वो यहाँ पर नॉन क्रिमिनल है, लेकिन उसमें भी इन्होंने फिफ्थ जो यहाँ पर अमेंडमेंट है उसकी शील्ड की बात की है कि उनको यहाँ पर उनके अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर चाइना का यही कहना रहता होता है कि ताइवान को अगर हमें यूनिफिकेशन करना है तो पहले तो हम पीस से यूनिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पीस से यूनिफाई नहीं हुआ तब हम यहाँ पर फोर्स को भी यूज़ कर लेंगे। एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ द चाइनीज स्टेटमेंट वुड बेजिंग वर्क विद द ग्रेटेस्ट सिंसियरिटी एंड एक्सर्ट आवर अटमोस्ट एफर्ट्स टू अचीव पीसफुल रिनाउंसिएशन। लेकिन अगर पीसफुल रिनाउंसिएशन नहीं हो पाया तब हमें यहाँ पर फोर्स के साथ यहाँ पर यूनिफिकेशन करेंगे। तो ये यहाँ पर चाइना का कहना है। तो 1993 और 2000 में चाइना ने वाइट पेपर्स पब्लिश किए थे ताइवान के ऊपर, और उस समय चाइना का ये कहना था कि बीजिंग रीयूनिफिकेशन तो चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पर ताइवान का रीयूनिफिकेशन हो गया तो उसके बाद ताइवान को हम एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाएंगे चाइना को, और ताइवान को मोस्ट ऑफ द इशूज़ में ताइवान के पास ऑटोनमी होगी। लेकिन अब जो चाइना है, चाइना का ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि हम यहाँ पर ताइवान को ऑटोनमी देने वाले हैं। दैट लाइन मेंट टू इंश्योर ताइवान इट वुड एंजॉय ऑटोनमी आफ्टर बिकमिंग ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। लेकिन अब यहाँ पर चाइना ने जो फिर से पेपर पब्लिश किया उसमें चाइना बिल्कुल बात नहीं करता कि ऑटोनमी दी जाएगी अगर यहाँ पर रीयूनिफिकेशन हो जाता है ताइवान का। तो वी विल ऑलवेज बी रेडी टू रिस्पॉन्ड विद द यूज़ ऑफ फोर्स और अदर नेसेसरी मीन्स अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि चाइना की शिप आने वाली है हम्बनटोटा पोर्ट में। अब यहाँ पर पाकिस्तान की वॉरशिप है जो कि आने वाली है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में। तो श्रीलंका हैज़ अलाउड पाकिस्तान चाइनीज बिल्ड फ्रिगेट वॉरशिप PNS ताइमूर टू मेक अ पोर्ट कॉल इन कोलंबो। अब हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं था। अब लांगिया वायरस, एक नया वायरस डिटेक्ट हुआ है चाइना में। ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर द नोवेल कोरोना वायरस चाइना में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद एक नया जूनोटिक वायरस डिटेक्ट हुआ है और जिसने यहाँ पर 35 लोगों को इन्फेक्ट कर भी दिया है। दिस इज़ द न्यू टाइप ऑफ हेनिपा वायरस, और जिसको यहाँ पर लांगिया हेनिपा वायरस भी कहते हैं। हेनिपा वायरस क्लासिफाइड है एज बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजेंस, और ये यहाँ पर सीवियर इलनेस कर सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में, और इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। व्हाट इज़ लांगिया वायरस? तो ये एक डिस्टिंक्ट हेनिपा वायरस है। हेनिपा वायरस इससे पहले बहुत सारी डिजीज से लिंक्ड थे, फॉर एग्जाम्पल हेंड्रा, नीपा, सिडार, मोजियांग एंड द घानियन बेट वायरस। बट हेंड्रा एंड नीपा इन्फेक्ट ह्यूमंस, और उसकी वजह से यहाँ पर फेटल इलनेस भी हो सकती है। न्यू वायरस हैज़ जम्प्ड फ्रॉम एन एनिमल टू ह्यूमंस, तो बेसिकली यहाँ पर जो चाइनीज़ लोगों की ईटिंग हैबिट्स है उसकी वजह से यहाँ पर ये वायरस आया होगा। द लेवी वायरस RNA हैज़ बीन प्रीडोमिनेटली फाउंड इन श्रीव्स। तो श्रीव्स आप गूगल पे फोटो देख सकते हो कि श्रीव्स कैसे दिखता है। बेसिकली एक यहाँ पर एनिमल टाइप का ही होता है, छोटा सा रैट टाइप का दिखता है, रोडेंट हो सकता है, विच मे बी इट्स नेचुरल होस्ट। अब हम चलते हैं आगे। स्पाइडर्स ड्रीम लाइक ह्यूमंस व्हेन दे स्नूज, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फ्लाइंग अब्रॉड वाई कस्टम्स वांट योर PNR डेटा, तो यहाँ पर अगर कोई भी अब्रॉड फ्लाई करेगा तो उसका जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा विद द कस्टम्स। तो क्यों शेयर किया जाएगा? तो बेसिकली कहीं वो कोई फ्यूजिटिव तो नहीं और इंडिया से भागने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंडर हो और इंडिया से भागने की कोशिश कर रहा हो और विजय माल्या जैसे फ्यूजिटिव हो जाए, फिर हमें लाने में बहुत परेशानी हो। इसके अलावा कोई इलिसिट ट्रेड या स्मगलिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए यहाँ पर जो PNR नंबर है वो कस्टम्स के साथ शेयर किया जाएगा। With its new passenger name record information regulations 2022, the Central Board of Indirect Taxes and Customs has asked airlines to mandatorily share PNR details of all international travelers, और यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा with the customs targeting center। अब हम चलते हैं आगे। वाई इज़ गवर्नमेंट पुशिंग फॉर अ कॉमन चार्जर फॉर ऑल पर्सनल डिवाइसेस, तो कॉमन चार्जर क्यों होना चाहिए सारे पर्सनल डिवाइसेस के लिए? तो बेसिकली यहाँ पर जो वेस्ट है वो कम जनरेट हो। अगर आपके पास 5 डिवाइसेस और आपके पास 5 अलग अलग चार्जर हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा जब आपके चार्जर्स खराब होंगे। तो इसीलिए कम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट पुश कर रही है कि कॉमन चार्जर होना चाहिए। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी पुश किया कि कॉमन चार्जर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एंड्रॉइड का चार्जर होता है वो एप्पल के फ़ोन में नहीं लगता, जो एप्पल का चार्जर होता है वो एंड्रॉइड के फ़ोन में नहीं लगता। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और एक कॉमन चार्जर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉन्सेप्ट दिया था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन करना है, आपको यहाँ पर हाइपर कंजम्पशन नहीं करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमल कंजम्पशन करने की बात की गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग अ कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल फोन्स एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं, इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी ऐसा कर चुका है। दिस आइडिया ऑफ वन चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस इज नॉट न्यू। इन जून द यूरोपियन यूनियन हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिंगल चार्जिंग सोल्यूशन। अब हम चलते हैं आगे।
ये पॉलिटिकल आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। द 9 लाइफ्स ऑफ नीतीश, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनडीए श्रिंकिंग, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेट्रियल इन बिहार, रिलीफ ऑन फूड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान पुअर गैम्बिट, है तो इंपॉर्टेंट ये भी नहीं। तो बेसिकली चेस ओलंपियाड जो कि इंडिया में हुआ था, तो उसकी जो टॉर्च रिले है वो 75 सिटी से गई थी, तो वो यहाँ पर श्रीनगर से भी गई थी। तो पाकिस्तान ने इसीलिए चेस ओलंपियाड का बॉयकॉट कर दिया कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो चाइना के यहाँ पर पाकिस्तान से जो प्लेयर्स आए थे वो वापस पाकिस्तान ने बुला लिए। तो पाकिस्तान चेस टीम अराइव्ड इन चेन्नई विद प्लेयर्स फ्रॉम 200 कंट्रीज फॉर द 44th चेस ओलंपियाड was recalled because the symbolic torch relay through 75 cities had crossed श्रीनगर। और इसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्या किया पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को बुला लिया वापस। तो पाकिस्तान यही करता है। अ बेटर फ्यूचर बेकन्स बिकॉज ऑफ 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बहुत टाइम से प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ रियल वॉर में तो हार गया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर करना शुरू की। फॉर एग्जांपल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करना शुरू किया। यहाँ पर जो टेररिस्ट लोग हैं उनको यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी कि इंडिया में जाकर टेररिज्म फैलाओ। लेकिन ये सब कम हो गया। ये सब क्यों कम हो गया? क्योंकि पहले जो इंडिया का रिस्पॉन्स होता था वो काफ़ी टिमिड होता था, लेकिन उरी स्ट्राइक के बाद और पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई उसके बाद यहाँ पर समझ आ गया पाकिस्तान को कि इंडिया का रिस्पॉन्स अब टिमिड नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट आर्मी एंड एयरफोर्स क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स आफ्टर उरी एंड पुलवामा हैव चेंज्ड पाकिस्तानी कैलकुलेशंस एंड दैट अज्यूम्ड परपेचुअली टिमिड इंडियन रिस्पॉन्सेज। तो पाकिस्तान को यही लगता था कि हमेशा यहाँ पर टिमिड रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, तो ऑथर ने कहा है आर्टिकल 370 हटाना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक हो गई थी, तो अब एटलीस्ट ओलिगोपोलिस्टिक तो हो पाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया है कि इकोनॉमिक वाइब्रेंसी और विद प्रॉपर्टी राइट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। तो जो यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एक बार हम देख लेते हैं। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक इन दिल्ली द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत, तो इनका ये कहना था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनाल्टी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो रेपिस्ट है वो विक्टिम का मर्डर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी एविडेंस यहाँ पर रहे। तो होल्डिंग द सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग सेक्सुअल ऑफेंडर्स टू किल द विक्टिम्स आफ्टर रेपिंग देम इन एन अटेम्प्ट, कि वो यहाँ पर एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे और उसका प्रोसिक्यूशन ना हो पाए। इंपीरिकल एविडेंस जो है वो इस कंटेंशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। द गैंग रेप एंड मर्डर ऑन December 16, 2012, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस JS वर्मा कमेटी। तो कमेटी ने यहाँ पर सजेशंस मांगे थे फ्रॉम विमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, और विमेंस ग्रुप का ये कहना था कि डेथ पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। तो विमेंस ग्रुप ओवरवेलमिंगली अपोज द डेथ पेनाल्टी फॉर रेप। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम शेयर द कंसर्न कि डेथ पेनाल्टी की वजह से क्या होगा, जो परपेट्रेटर्स हैं वो विक्टिम्स को मार देंगे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द वर्मा कमेटी डिड नॉट रिकमेंड लेजिस्लेटिंग द डेथ पेनाल्टी फॉर सेक्शुअल ऑफेंसेस। तो सेक्शुअल ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर जो जस्टिस JS वर्मा कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड भी नहीं किया कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस, डिस्पाइट द कमिटीज क्लियर पोजीशन अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी बेस्ड ऑन वेल फाउंडेड एग्रीमेंट्स। जो डेथ पेनाल्टी है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई फॉर नॉन होमिसाइडल सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन को माना नहीं और उसके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर डेथ पेनाल्टी यहाँ पर ला दी गई फॉर नॉन होमिसाइडल सेक्सुअल ऑफेंसेस through the Criminal Law Amendment Act 2013. Ever since India has seen a consistent legislative expansion of harsher sentences for sexual violence. तो sexual violence के लिए लगातार यहाँ पर जो punishment है वो increase किया जा रहा है, contrary to the feminist analysis, जो कि ये कहते हैं कि sexual violence यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा सज़ा रख दोगे तो कम हो जाएगा सेक्सुअल वायलेंस, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस जो है उसका जो रीज़न है दैट इज़ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। प्यूनिटिव लेजिस्लेशन अप्रोच लोकेट्स सच वायलेंस इन एन ए हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो रीज़न है सेक्सुअल वायलेंस का वो ये है डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, कर्बिंग समथिंग एज परवेसिव एज सेक्सुअल वायलेंस गोज वेल बियॉन्ड द रियाम ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में चेंजेस करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, आपको यहाँ पर गवर्नेंस में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो गहलोत इज़ नॉट अ स्ट्रे कॉमेंट, अ लॉट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन इस बात की है कि सेक्सुअल वायलेंस जो है अगर डेथ पेनाल्टी होती तो उसकी वजह से यहाँ पर विक्टिम की मौत, विक्टिम का यहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है। तो रीसेंट एग्जांपल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेथ पेनाल्टी फॉर चाइल्ड रेपिस्ट डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस की ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चाइल्ड रेपिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर पर्सन ऑफ ट्रस्ट होता है कि वो इंसान उस बच्चे को जानता होता है और उस बच्चे को किसी तरीके से बैला फुसलाकर अपने पास बुला लेता है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कोई ना कोई फैमिली का मेंबर होता है, इसीलिए फैमिली जानबूझकर उसके अगेंस्ट केस भी नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फैमिली के मेंबर को किसी को यहाँ पर फांसी की सज़ा हो जाए। तो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस इन द
lead up to the amendment also reveal that complete lack of understanding that nearly 95% of the perpetrators are persons well known to the victims। तो ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, जो perpetrators है वो विक्टिम को पहले से जानता है। नोटेबली अ स्टडी ऑफ रेप ट्रायल्स एडजुडिकेटेड बिफोर एंड आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ CLA 2013, और उसमें ये पता चला है कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ कन्विक्शन का यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो रेपिस्ट होता है वो ज़्यादातर पर्सन ऑफ फेथ या पर्सन ऑफ ट्रस्ट होता है, जिसको यहाँ पर पहले से विक्टिम जानता होता है। डिस्पाइट द रिपीटेड कॉल्स फ्रॉम विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करने चाहिए, प्यूनिटिव मेजर से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी यहाँ पर कमियों को छुपाने के लिए लगातार हार्शर पनिशमेंट करती है, लोगों को खुश करने के लिए कि देखो हमने यहाँ पर फांसी की सज़ा अनाउंस कर दी है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो रिसर्च डॉक्यूमेंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रेप विक्टिम्स डेमोस्ट्रेट्स दैट द गैप्स इन द क्रिमिनल लीगल सिस्टम नीड टू बी फिक्स्ड। तो आपको हर स्टेज में प्रॉब्लम को फिक्स करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में, तो ये सब चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं आगे। द सेम डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाई गई है, जिसका काम क्या है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ओबीसीज में कुछ कास्ट ऐसी हैं जिन्होंने सारा बेनिफिट ले लिया है और कुछ कास्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला है और उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है। तो ऑथर ने कहा ये इशू तो बाद में डिस्कस किया जाएगा, पहले जो इशू डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि जो सेंटर की ओबीसी लिस्ट है और जो स्टेट की ओबीसी लिस्ट है वो डिफरेंट क्यों है। द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन अराइजेस फ्रॉम द परसेप्शन कि फ्यू डोमिनेंट कास्ट है ओबीसीज में जिन्होंने सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर कांट बी असर्टेन, जब तक यहाँ पर कास्ट सेंसस नहीं हो जाता, तो कास्ट सेंसस के बाद ही पता चलेगा क्या डोमिनेंट कास्ट ने यहाँ पर सारा रिजर्वेशन ले लिया है। अ फार मोर प्रेसिंग मैटर देन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज ये है कि स्टेट के लिए एक अलग ओबीसी लिस्ट है, सेंटर के लिए एक अलग ओबीसी लिस्ट है। तो सेंटर में अगर जॉब से सेंटर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना है तो सेंटर के ओबीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलता है, और स्टेट में अगर जाना है तो स्टेट के ओबीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलता है। तो अक्रॉस ऑल द स्टेट्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच ओबीसी कास्ट जिनको रिजर्वेशन डिनाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि उनका नाम यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है ही नहीं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। सो प्रोविजंस अवेलेबल टू SCs and STs should have been extended to OBCs। तो 1955 में एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके यहाँ पर किसी भी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर यहाँ पर मंडल कमीशन बनाई जाती है। मंडल कमीशन की भी रिकमेंडेशंस को उस समय यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर VP सिंह की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है मंडल सिंह कमीशन के रिकमेंडेशंस को। ऑन द इशू ऑफ इंक्लूजन ऑफ वेरियस कास्ट इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, यहाँ पर VP सिंह का ये कहना था पार्लियामेंट में कि स्टेट के पास जो ओबीसी लिस्ट है, तो स्टेट की ओबीसी लिस्ट और यहाँ पर जो मंडल कमीशन की ओबीसी लिस्ट है, अगर दोनों में नाम होगा तब तो यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो वाइल इन द फर्स्ट फेज वी आर टेकिंग दैट विच इज कॉमन दोज कास्ट एंड मिनॉरिटीज, जो कि यहाँ पर स्टेट लिस्ट में भी है और मंडल कमीशन की लिस्ट में भी है, उनको तो यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रिजर्वेशन ऑफ 27% फॉर द ओबीसीज। तो अगस्त 13, 1990 को यहाँ पर ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन को अनाउंस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट आता है। परसुएंट टू इट्स जजमेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द इंदिरा साहनी केस, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 वाज एनेक्टेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर री एम्फेसाइज करती है कि जो ओबीसीज का रिजर्वेशन है उसको हम इंक्रीज करते रहेंगे, और यहाँ पर जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्ग्यूड दैट द इंक्लूजन ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स इन स्टेट ओबीसी लिस्ट एक स्ट्रॉन्ग और कंपेलिंग रीजन है कि उनको यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई अगर यहाँ पर कास्ट स्टेट की ओबीसी लिस्ट में तो वो सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में भी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वैलिडेटेड दिस आर्ग्यूमेंट। द SCs एंड STs आर आइडेंटिफाइड एज सच विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पर SCs और ST के लिए सेम लिस्ट है, तो OBCs के लिए लिस्ट क्यों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर IAS, IPS, IFS, IRS, तो इनके लिए अगर जॉब चाहिए होती है तो सेंटर की ओबीसी लिस्ट में आप होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होती है। कुछ ऐसी कास्ट जो कि स्टेट की ओबीसी लिस्ट में होती हैं। अब हम चलते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट ONDC बेट, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो यहाँ पर ऑन बोर्ड आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी जिसने यहाँ पर ज्वाइन किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं या तो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर के पास ही थी, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पास। तो ONDC प्लेटफॉर्म लाइज इन द मिडल ऑफ द इंटरफेसेस, जो कि बायर और सेलर को यहाँ पर होस्ट करेगा। जो बायर साइड है उसका इंटरफेस होस्ट कर रहा है पेटीएम, और यहाँ पर सेलर साइड का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल गो फ्रूगल। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी
आइटम को सर्च करोगे पेटीएम ऐप पर, तो वहाँ से आप ONDC में चले जाओगे, वेयर ONDC हैज़ गॉन लाइव, तो फिर वो आपको कनेक्ट कर देगा सारे सेलर्स के साथ जिन्होंने भी उस आइटम को लिस्ट कर रखा है, विच विल कनेक्ट इट टू द सेलर साइड इंटरफेसेस दैट विल लिस्ट ऑल द सेलर्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पर लिस्ट कर रखा है। ONDC एक ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरी तरीके से ओपन नेटवर्क है। ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी का ये मतलब होता है कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के चलते, तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। तो सेंटर को यहाँ पर 41% जो है वो टैक्स डिवॉल्व करता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो एट प्रेजेंट 41% ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज डिवॉल्व इन 14 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर सेंटर ने एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी है। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेंटर ने इसीलिए जल्दी रिलीज़ की क्योंकि यहाँ पर जीएसटी का कॉम्पनसेशन खत्म हो गया। जीएसटी का कॉम्पनसेशन क्या था, जब 2017 में जीएसटी आया था तो स्टेट्स को ये डर था कि कहीं हमारा रेवेन्यू कम ना हो जाए जीएसटी के आने के बाद। तो स्टेट्स को ये कहा गया था जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 में कि आपका हर साल 14% जो कंपाउंडेड रेट से रेवेन्यू इंक्रीज़ होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो जो भी यहाँ पर नुकसान होगा उसका कॉम्पनसेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम था ये सिर्फ 5 सालों के लिए था, जो कि जून में खत्म हो गया। तो एज पर द जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 द स्टेट्स वर गारंटीड कॉम्पनसेशन एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% फ्रॉम द बेस ईयर, जो कि 2015-16 था। लेकिन ये यहाँ पर जून 30 को एंड हो चुका है, तो इसीलिए स्टेट के पास थोड़े कम पैसे हैं। फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेंटर ने पहले ही कुछ पैसे रिलीज़ कर दिए हैं टैक्स डिवॉल्यूशन के। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या रीच किया, तो नेटो के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर कॉमन ग्राउंड नहीं थे। फॉर एग्जांपल ये लोग तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी कंसिडर करते हैं, हम नहीं करते हैं। इसके अलावा ये लोग रशिया को ज़्यादा बड़ा थ्रेट मानते हैं कंपेयर टू चाइना, हम नहीं मानते। हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना ही है। चाइना इनके लिए चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन चाइना हमारे लिए सिर्फ चैलेंज है, चाइना हमारे लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर अब हम चलते हैं आगे। कॉर्बेवैक्स यहाँ पर थर्ड डोज की तरह ली जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर हेट्रोलॉगस बूस्टर वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है कॉर्बेवैक्स को। इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपने कोवैक्सीन लगवाई हो, कोविशील्ड लगवाई हो, आप यहाँ पर कॉर्बेवैक्स की थर्ड डोज ले सकते हो। फिर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है जहांगीरपुरी जो राइट्स हुए थे उसमें अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक यहाँ पर पीस पैनल बताया है जिसमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कंप्राइज करेंगे, ऐसा उनका कहना है कि वो प्रपोज करेंगे। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है ऑन पोल फ्रीबीज, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो हमें इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये डेटा से ये पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेप के बाद जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। एनसीआरबी की डेटा से ये बात पता चली है, लगभग 1% से भी कम कन्विक्शन। लेकिन जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया उसमें ये बताया गया कि अब केसेस ही कम रिपोर्ट होते हैं। केसेस इसीलिए कम रिपोर्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है, तो लोग घर के नहीं चाहते हैं कि बेसिकली कोई फैमिली मेम्बर को यहाँ पर फांसी की सज़ा हो जाए, इसीलिए केसेस ही कम रिपोर्ट होते हैं। इसीलिए हमें डेटा में 1% से कम दिख रहा है। फिर यहाँ पर जो 5th अमेंडमेंट शील्ड है उसमें यह लिखा है कि कोई भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट यहाँ पर विटनेस बन जाए। फिर यहाँ पर चाइना ने वाइट पेपर पब्लिश किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये ताइवान के अगेंस्ट फोर्स भी यूज़ करेंगे। लांगिया वायरस कहाँ पर है, तो चाइना में लांगिया वायरस आया है और यहाँ पर ये बिलोंग करता है हेनिपा वायरस को। इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ हेनिपा वायरस और इसकी वजह से ही नीपा भी होता है और इसके लिए कोई ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट है फ्लाइंग अब्रॉड। तो यहाँ पर कस्टम्स क्यों पीएनआर डेटा लेगी, तो बेसिकली यहाँ पर कोई इंसान जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो कहीं देश से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसके अलावा कहीं वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ये सब चेक करने के लिए यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट क्यों यहाँ पर चाहती कॉमन चार्ज आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट ना हो और इन्वायरमेंट के लिए लाइफ स्टाइल हो, मिनिमम लोग यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करें, तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट पुश करी फॉर द कॉमन चार्जर। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर पाकिस्तान पुअर गैम्बिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। इसके अलावा एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट और स्टेट ओबीसी लिस्ट क्यों है, यहाँ पर एक ही ओबीसी लिस्ट होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की बात की गई जिसको बनाया गया फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ONGC में ऑन बोर्ड आ चुका। ONGC है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट, जिसमें ये कहा गया था जो हर साल रेवेन्यू है स्टेट्स का वो 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो स्टेट को कॉम्पनसेट किया जाएगा। और ये जो सिस्टम था ये सिर्फ 5 सालों के लिए था, जो कि यहाँ पर जून 30 को खत्म हो चुका है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।